Hello students and all the viewers. I am Mohammad Rafat Khan and you are watching my YouTube channel. चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आज का हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको हम ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। अच्छा, ट्रांसफार्मर की आज के लेक्चर से पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी दैट वाज अबाउट ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। हमने एसी जनरेटर को डिस्कस किया था। तो जिस तरह एसी जनरेटर फिजिक्स की बहुत सारी डिवाइसेस में से एक डिवाइस है जो कि फिजिक्स के कानून पर, फिजिक्स के प्रिंसिपल पर वर्क करती है, इसी तरीके से ट्रांसफार्मर भी हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस में से एक डिवाइस है जिसका काम करना डिपेंड करता है फिजिक्स के एक कानून पर, फिजिक्स के एक प्रिंसिपल के ऊपर। और ये वही ट्रांसफार्मर है जो आपको अपने एरिया के, स्ट्रीट के किसी भी कॉर्नर पर लगे हुए पोल के ऊपर आपको दिखाई देता है। ये वही ट्रांसफार्मर है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर की वर्किंग को, क्या वर्किंग है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर इसकी हम डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे जिसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर इक्वेशंस, इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और साथ साथ इन दी एंड इसके कुछ लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन से कि ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रांसफार्मर होता क्या है। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका काम होता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को चेंज करना। अच्छा, हमारे पास वोल्टेजेस दो किस्म के होते हैं, एक होता है ऑल्टरनेटिंग और एक होता है डायरेक्ट, है ना। मतलब जैसे हम कहते हैं एसी ऑल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डीसी डायरेक्ट करंट, है ना। तो हमारे पास वोल्टेजेस भी दो किस्म के होते हैं, एक होता है ऑल्टरनेटिंग और एक होता है डायरेक्ट। तो याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर का काम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को या तो बढ़ा देना या कम कर देना। तो ऐसी डिवाइस जिसका काम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, ऐसी डिवाइस को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। इसका यही काम है बस, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है भाई। सिर्फ इसका एक ही काम होता है, या तो ये वोल्टेजेस को इंक्रीज करके आपको दे देता है, यानी कि इसके दो चीजें होती है, एक होता है इसका इनपुट और एक होता है इसका आउटपुट। इनपुट जहां पर हम इसको प्रोवाइड करते हैं वोल्टेजेस, और आउटपुट जहां पर आपको रिजल्ट में मिलता है वोल्टेज, है ना। तो याद रखिएगा, इसका काम सिर्फ एक है, दिए गए वोल्टेजेस को या तो बढ़ाकर आपको दे दे या दिए गए वोल्टेजेस को कम करके आपको दे दे। सच अ डिवाइस इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। तो एक काम ही करते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं साथ साथ, मैं आपको लिख देता हूं। इट इज अ डिवाइस, it is a device which is used to change। ये चेंज करता है। अच्छा, चेंज में दोनों चीज आ जाती है भाई। चेंज में मतलब इंक्रीज करना भी आ जाता है और डिक्रीज करना भी आ जाता है। चेंज यानी कि मैं यहां पर अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं ब्रैकेट के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज। सब लिख देते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, सो इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू चेंज, यानी कि व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज, किसको? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। इसको हम ईएमएफ भी कह देते हैं, वोल्टेज को ईएमएफ वोल्टेज ही होता है एक्चुअली ना। ईएमएफ या फिर स्लैश लगा के लिख देता हूं वोल्टेज। खत्म, ये आगे इसकी डेफिनेशन। अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज, किसको? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को। आगे जाके मैं आपको इसी वीडियो में एक चीज और बता दूंगा कि यहां पर वर्ड ऑल्टरनेटिंग क्यों आ रहा है, व्हाई नॉट डायरेक्ट। क्या ये डायरेक्ट वोल्टेज को या डीसी करंट को या डीसी वोल्टेज को क्या उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता होगा? ये मैं आपको इसी वीडियो के, जब मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूँ, इसके हम डिटेल में चलेंगे तो वहां पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि व्हाई नॉट डीसी। यहां पर याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिंग होता है। तो सबसे पहले तो आ गया हमारे पास डेफिनेशन। अब चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। डायग्राम चेक करते हैं कि ट्रांसफार्मर की डायग्राम क्या होती है। सबसे पहले एक बात याद रखें, इसका वर्किंग प्रिंसिपल। सबसे पहले इसके वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं आफ्टर द डेफिनेशन। याद रखिएगा, हर एक डिवाइस के काम करने के पीछे फिजिक्स का कोई ना कोई कानून लाजमी होता है, जिसको हम कहते हैं फिजिक्स का कोई ना कोई प्रिंसिपल। जैसे एसी जनरेटर का हमने वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा था, और वो क्या था अगर आपको याद हो, वो था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि जो हमारे पास अपने घरों में आसपास जो आप जनरेटर्स देखते हैं, है ना, मतलब अगर आपको कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है लाइट, है ना, सोर्स जहां से हमारे पास पावर स्टेशन से लाइट आती है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपको जरूरत पड़ती है जनरेटर की।
तो जनरेटर जो लाइट बनाता है, जो जनरेट करता है, वो भी फिजिक्स के प्रिंसिपल के ऊपर करता है। और वो क्या था? फैराडेज लॉ। मतलब किसी भी कॉइल का फ्लक्स चेंज करो तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। फैराडेज लॉ भी पढ़ चुके हैं, लेंज लॉ भी पढ़ चुके हैं, म्यूचुअल इंडक्शन भी पढ़ चुके हैं, सेल्फ इंडक्शन भी पढ़ चुके हैं, एसी जनरेटर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कवर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट? ट्रांसफार्मर। तो हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन के बाद इसकी वर्किंग प्रिंसिपल पर। और मजे की बात, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, यानी कि फिजिक्स का वो टॉपिक जिस पर ही काम करता है, वो टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं, एंड दैट टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्शन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने म्यूचुअल इंडक्शन नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर यूज करेंगे उसको डिटेल में म्यूचुअल इंडक्शन को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर उसका फॉर्मूला या उसका छोटा मोटा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बस यहाँ पर। तो अगर आपने म्यूचुअल इंडक्शन नहीं पढ़ा हुआ तो फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। आप पढ़कर आए म्यूचुअल इंडक्शन की वीडियो, आप देख लें, मैंने अपलोड की हुई है। तो म्यूचुअल इंडक्शन वो टॉपिक है, वो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर काम करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, यानी कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, हेडिंग की फॉर्म में लिख देता हूं। ठीक है जनाब, इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, its working principle is based on mutual induction। खत्म बात। बस इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पर डिपेंड करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पर। और म्यूचुअल इंडक्शन में हमने क्या पढ़ा था? हमारे पास दो कॉइल होती हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल, है ना? बिल्कुल सेम चीज आज हम यहां पर अप्लाई करके एक डिवाइस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट डिवाइस इज ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये रही हमारे पास ट्रांसफार्मर की डायग्राम। ठीक है, अच्छा इस डायग्राम में क्या है इसको समझते हैं। आपको यहाँ पर एक स्क्वायर शेप एक फ्रेम नजर आ रहा होगा, ये रहा, ये फ्रेम है। ठीक है ना? और इस फ्रेम पर आपको दो तरफ वायर्स लिपटे हुए नजर आ रहे होंगे, वायर्स की बाइंडिंग नजर आ रही होगी। एक ये रही वायर लिपटा हुआ है इस तरफ, है ना? और दूसरा हो रहा है इसका ऑपोजिट, यहाँ पर भी वायर को हमने लिपेटा हुआ है, यानी कि वाइंड किया हुआ है। तो हमें वायर को वाइंड करने की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना साफ साफ, वर्किंग प्रिंसिपल किस पर डिपेंड कर रहा है? म्यूचुअल इंडक्शन पर। तो अगर आपने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा हो तो हमें पता है कि म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास हमेशा दो कॉइल्स होती हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी। तो हमें दो कॉइल्स चाहिए थी, हमें दो तरफ कॉइल्स चाहिए थी, इसी वजह से हमारे पास ये एक फ्रेम था और इस फ्रेम पर एक तरफ हमने यहां पर लिपेट दिया और एक तरफ इसका ऑपोजिट हमने वायर को लिपेट दिया। तो ऐसा करने से हमें यहां पर दो कॉइल्स नजर आती हैं, एक को हम प्राइमरी कह देंगे और एक को हम सेकेंडरी कह देंगे। वो मर्जी आपकी, आप इसको प्राइमरी कह दिएगा, आप इसको सेकेंडरी कह दिएगा, आप इसको प्राइमरी, लेकिन डिपेंड करता है इनपुट वाला ही हमेशा प्राइमरी होता है, जहां पर हम वोल्टेजेस देते हैं और उसके बाद यानी कि जहां पर आप देंगे, ट्रांसफार्मर को आपने दिया, वोल्टेजेस दिया, तो वो साइड उसका प्राइमरी होना चाहिए, वही प्राइमरी होता है। और जहां से आपको आउटपुट की फॉर्म में मिलेगा, या तो इंक्रीज हुआ हुआ या डिक्रीज हुआ हुआ, उस वाली कॉइल को हम कहते हैं सेकेंडरी। तो अब अगर आप इनपुट इस तरफ दे रहे हैं तो ये बन जाएगी प्राइमरी कॉइल, और अगर आप इनपुट इस तरफ दे रहे हैं तो ये बन जाएगी प्राइमरी कॉइल। तो जहां इनपुट होगा ट्रांसफार्मर का, उसी को हम प्राइमरी कहते हैं। अच्छा देन, ये जो फ्रेम होता है ना, ये जो कोर है, इसको हम कोर कहते हैं। ये जिस मटेरियल से बना होता है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट आयरन। मैं यहां पर लिख देता हूं, इट इज व्हाट? सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, सॉफ्ट आयरन क्यों? हम यूज करने को तो कोई भी मटेरियल यूज कर सकते थे, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज है कुछ खास, जिसकी वजह से हम इसको यहां पर सिलेक्ट करते हैं। और उसकी एक मल्टीपल प्रॉपर्टीज में से एक मैं आपको बताता चलूं। लेट्स सपोज अगर आपने इस वाले कॉइल को करंट दिया, और कौन सा करंट दिया? ऑल्टरनेटिंग करंट दिया। अच्छा, जब आप इस कॉइल को करंट देंगे तो जाहिर सी बात इसका करंट फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो करेगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये सारी पुरानी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सारी पुरानी बातें ना। जब भी किसी कॉइल में करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास, उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है ना। तो ये वही वाली बात है, तो नई बात कुछ नहीं है। तो जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसके मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को हमें उस दूसरी कॉइल तक पहुंचाना है, और उस दूसरी कॉइल तक सही तरह ट्रांसमिट करने के लिए जो काम करेगा वो करेगा सॉफ्ट आयरन। मतलब ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड को, ये देखें, अगर मैं सपोज ये नहीं बनाता, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होती, ऐसे
वो डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर ना, ये ऐसे होती है, कहते हैं ना अलोंग द सोलिनॉइड होती है या अलोंग द कॉइल होती है, सोलिनॉइड की तरीके से बिहेव करता है ना ये। तो अलोंग द कॉइल उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब देखें इस मैग्नेटिक फील्ड को, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, अगर ये ऐसे होगा तो डाउनवर्ड हो जाएगी। मैं डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रहा फिलहाल ना। तो ये जो मैंने डॉटेड लाइंस बनाई है ये क्या है, इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। अच्छा, अब इस मैग्नेटिक फील्ड को यहां से दूसरी कॉइल तक ट्रांसमिट करवाती है ये सॉफ्ट आयरन कोर, यहां से लेकर एज इट इज ये ट्रांसमिट करवाने का काम किसका होता है, सॉफ्ट आयरन का होता है। अगर सॉफ्ट आयरन ना हो तो इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड सही तरीके से दूसरी कॉइल की तरफ ट्रांसमिट ना हो पाए, इसी वजह से हम इसको यूज करते हैं, किसको, सॉफ्ट आयरन को हम यूज करते हैं यहां पर। तो अब देखें, लेट्स सपोज मैं एक कॉइल को प्राइमरी कह देता हूं और एक कॉइल को हम सेकेंडरी। अच्छा, जहां पर हम इनपुट देंगे उसको हम कहते हैं प्राइमरी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, सबसे पहले हम यहां पर क्या प्रोवाइड करेंगे, दिस इज इनपुट एसी वोल्टेज, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये इनपुट एसी वोल्टेज का है, और इस वाली कॉइल को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कॉइल। इट विल बी कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, ठीक है। अगर आपने इन दो इन दो एंड्स को इनपुट दिया, एसी वोल्टेज दिया, तो इट विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल। और वहां से जब जाहिर सी बात है एक इनपुट हो गया तो दूसरा वाला क्या होगा, आउटपुट। तो यहां पर मैं लिख दूंगा ये क्या होगा, यह होगा आउटपुट एसी वोल्टेज, ठीक है। और दूसरी बात, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल। क्या हमारे पास हो गई सेकेंडरी कॉइल। तो भाई एक हो गई हमारे पास प्राइमरी कॉइल और एक हो गई सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, अब आप नोट करिएगा, जब हमारे पास यहाँ पर दो कॉइल्स हैं तो जाहिर सी बात है दो नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे। जब भी हम बात करते हैं कॉइल्स की तो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना। तो ये भी कॉइल है, इसके भी नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये भी कॉइल है तो इसके भी नंबर ऑफ टर्न्स है। तो भाई जो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे NP से, N फॉर नंबर ऑफ टर्न्स और P छोटा सा लगा देंगे, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, प्राइमरी को। तो NP नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल, फिर NS ये आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स किसका, सेकेंडरी कॉइल का। तो जनाब NP हो गया प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स और NS हो गया सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स। ये कभी बराबर नहीं होते, ये हम आगे डिस्कस करेंगे ना। या तो NP ज्यादा होगा तो NS कम होगा, या NP कम होगा तो NS ज्यादा होगा। ये डिस्कस करेंगे भी आगे जाके डिस्कशन आएगी। खैर आगे चलते हैं। अच्छा, एसी वोल्टेज इनपुट का, जाहिर सी बात है प्राइमरी कॉइल की बात कर रहे हैं तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो EMF P से या हम रिप्रेजेंट करते हैं VP से, यानी कि प्राइमरी कॉइल का EMF या प्राइमरी कॉइल के वोल्टेजेस। और इसी तरीके से हम जब आउटपुट को डिस्कस करेंगे यानी कि सेकेंडरी को डिस्कस करेंगे तो ES या फिर VS। जाहिर सी बात है EMF ऑफ द सेकेंडरी कॉइल या वोल्टेजेस ऑफ द सेकेंडरी, एक ही बात है। कहीं पर हम E की फॉर्म में लिख रहे होते हैं वोल्टेजेस को, या कहीं पर हम V की फॉर्म में लिख रहे होंगे। कहीं पर आपको फॉर्मूले में E नजर आ रहा होगा EMF की फॉर्म में, और कहीं आपको V नजर आ रहा होगा। एक ही बात है, आपको E नजर आए तो भी सेम, आपको V नजर आए तो भी सेम, ये दोनों के दोनों वोल्टेजेस हैं। बस ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखें यहां पर हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है कि दो कॉइल्स हैं, तो अब जाहिर सी बात है आपने यहां पर जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट दिया हुआ है। ऑल्टरनेटिंग करंट देने का मतलब है क्या, अब इसको डिस्कस करते हैं। क्यों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम डीसी वोल्टेज कभी भी ट्रांसफार्मर को नहीं देते, फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। वो क्यों मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं। देखो म्यूचुअल इंडक्शन है, अगर आपको म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन याद हो, क्या थी, प्राइमरी कॉइल के करंट के चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में EMF का इंड्यूस हो जाना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दो कॉइल्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, हम प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करते हैं तो प्राइमरी कॉइल के करंट के चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस हो जाता है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, टॉपिक है, टॉपिक में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में हर चीज समझाई हुई है। इसी तरीके से अब देखो, इस प्राइमरी कॉइल का हमें करंट चेंज करना है, और याद रखिएगा हमारे पास दो किस्म के करंट होते हैं, एक होता है AC और एक होता है DC। अब मुझे एक बात बताएं, अगर हम इस प्राइमरी कॉइल को DC करंट दे दें, डायरेक्ट करंट दे दें, और डायरेक्ट करंट तो एक ऐसा करंट होता है जो कि अपनी पोलैरिटी को चेंज ही नहीं करता, जिसका ना तो डायरेक्शन चेंज होती है ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है। DC की बात कर रहा हूं मैं।
तो अगर मैं इन दो एंड्स पर या इस प्राइमरी कॉइल को डीसी डायरेक्ट करंट दे दूं ना, तो इस कॉइल का कभी भी करंट चेंज नहीं होगा। डायरेक्ट मतलब सेम मैग्नीट्यूड वाला या सेम डायरेक्शन वाला। तो अगर इस प्राइमरी कॉइल का करंट ही चेंज नहीं होगा तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा? इसी वजह से हम कहते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन में या ट्रांसफार्मर में हम कभी भी प्राइमरी कॉइल को डीसी करंट नहीं देते। अब बात समझ आई? अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं? एसी। यानी कि अगर यहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट दोगे, ऑल्टरनेटिंग करंट बार बार अपनी डायरेक्शन, बार बार अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। कभी ऑल्टरनेटिंग करंट इस तरीके से तो कभी इस तरीके से, है ना? डायरेक्शन भी चेंज करता है, मैग्नीट्यूड भी, जीरो से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से जीरो, इस तरीके से जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो। तो हमें ये मैंने आपको जो है वो डिटेल में डिस्कस करके बताया था एसी जनरेटर वाली कंडीशन में, पूरा हमने ग्राफ भी डिस्कस किया था एसी का ना। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोवाइड करने का वजह ये होती है ताकि इस प्राइमरी कॉइल का बार बार करंट चेंज हो, और इस प्राइमरी कॉइल के बार बार करंट चेंज होने की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होता रहे, और जैसे उसका फ्लक्स चेंज होगा तो आपको ऑब्वियस बात है वहां पर क्या मिलेगा? ईएमएफ मिल जाएगा, इंड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस ईएमएफ मिल जाएगा। हेंस अब याद रखेंगे हम कि हम हमेशा ट्रांसफार्मर को कौन सा वोल्टेज देते हैं, कौन सा करंट देते हैं? एसी देते हैं। ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क ऑन डीसी। ये पॉइंट मैं यहां पर लिखा देता हूं, ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क ऑन डीसी। डज नॉट, याद रखिएगा, वर्क ऑन डीसी। डायरेक्ट करंट पर ट्रांसफार्मर काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर आपने डीसी दे दिया प्राइमरी को, डायरेक्ट करंट की पोलैरिटी यानी कि डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। अब जब करंट ही चेंज नहीं होगा तो सेकंड वाले का फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो उसमें कभी भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब आपने सारा काम ही खराब कर दिया। हेंस हमें यहां पर जरूरत पड़ती है कौन से वाले वोल्टेज की, कौन से वाले करंट की? हमेशा एसी की, हमेशा ऑल्टरनेटिंग की। यहां तक बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखें हमारे पास दो कॉइल्स हैं, तो हमने दो किस्म के टॉपिक्स पढ़े थे। एक पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन और एक पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है? अगर इस प्राइमरी कॉइल का बार बार करंट चेंज हो रहा है, इस प्राइमरी कॉइल के करंट के चेंज होने की वजह से इसी कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। यानी आपको पता है यहां पर इस ट्रांसफार्मर वाली डायग्राम में दो जगह पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। एक ईएमएफ इंड्यूस होगा प्राइमरी कॉइल में और एक ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में। प्राइमरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो खुद इसी कॉइल के करंट चेंज होने की वजह से, जिसको हम कहेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। टॉपिक का नाम क्या था? सेल्फ इंडक्शन। और इस सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस प्राइमरी के करंट के चेंज होने की वजह से होगा, तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, है ना? एक कॉइल की वजह से दूसरे में इंड्यूस हो जाने को हम कहते हैं म्यूचुअल, और एक कॉइल में चेंज होने की वजह से उसी में इंड्यूस हो जाने को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। तो इसका मतलब यहां पर दो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, एक है प्राइमरी का और एक है सेकेंडरी का। तो मैं यहां पर लिखवा देता हूं, देखें इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल इज, हाँ भाई, प्राइमरी कॉइल का इंड्यूस ईएमएफ। और इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या? इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला वही जो फैराडेज लॉ का फॉर्मूला है। पढ़ा हुआ ना फैराडेज लॉ, मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला। अच्छा मैं यहां पर ईएमएफ की फॉर्मूला आप लिख लें या आप वोल्टेजेस की फॉर्मूला लिख लें। तो क्या पढ़ा था हमने फैराडेज लॉ का फॉर्मूला? माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, दिस इज कॉल्ड फैराडेज लॉ। ठीक है, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा ये हमने किसकी बात करी? प्राइमरी कॉइल की। और प्राइमरी कॉइल के हर चीज के साथ पी आप लगाएंगे। अगर प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है तो एनपी, अगर प्राइमरी कॉइल का करंट है तो आईपी, अगर प्राइमरी कॉइल का पावर है तो पीपी, और अगर प्राइमरी कॉइल का क्या बच गया? हाँ, ईएमएफ हो गया, वोल्टेज हो गया, सब कुछ यही। तो जो भी फैक्टर्स प्राइमरी कॉइल के होंगे आप उसके साथ पी लगाएंगे। तो ये देखें वोल्टेज है प्राइमरी कॉइल का तो मैं यहां पर लगा दूंगा वीपी, नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल के तो मैं एन के साथ लगा दूंगा पी। बाकी फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको आप छोड़ दे, फिलहाल वहां लगाने की जरूरत नहीं है, वो क्यों नहीं अभी आपको पता चल जाएगा। अच्छा सिमिलरली अब मैं यहां पर भी लिख देता हूं, जैसे प्राइमरी कॉइल का है इसी तरीके से सेकेंडरी कॉइल का भी होगा। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज, हाँ भाई,
ईएमएफ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं V से। ईएमएफ का यूनिट भी वोल्ट होता है ना, वोल्ट होता है, तो यहां पर वोल्टेज से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। सो V इज इक्वल टू माइनस, और माइनस आपको याद है लेंस लॉ में मैंने डिस्कस किया था, माइनस साइन, माइनस लेंस लॉ में डिस्कस किया था, तो ये वही माइनस है। और बाकी क्या फॉर्मूला होता है, n डेल्टा फाई और अपॉन डेल्टा t, ब्रैकेट क्लोज। अब इसी तरीके से जैसे ये प्राइमरी कॉइल के लिए फॉर्मूला है, तो आपने सबके साथ p लगा दिया, और क्योंकि ये सेकेंडरी कॉइल का फॉर्मूला है, तो आप यहां पर v के साथ s लगाएंगे और n के साथ भी s लगाएंगे। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा, अभी काम ही करते हैं कि हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, यानी कि इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, या इक्वेशन नंबर 2 को आप डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। फिलहाल डिवाइड करने से पहले जितना भी बोर्ड पे लिखा हुआ है आप इसको नोट कर लें, फिर मैं इसको रब कर देता हूं। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को मैं डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 के साथ। सो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो जनाब इक्वेशन 2 डिवाइड होगी इक्वेशन नंबर 1 के साथ, तो क्या बनेगा, लेफ्ट साइड लेफ्ट से डिवाइड होगा, ये vs अपॉन vp, ये बनेगा vs ओवर vp विल बी इक्वल टू, ठीक है ना। लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दिया, अब राइट साइड को राइट से डिवाइड करेंगे, मतलब ये पूरा फैक्टर ऊपर रहेगा और ये पूरा फैक्टर डिवाइड है, तो माइनस ns डेल्टा फाई ओवर डेल्टा t डिवाइडेड बाय माइनस np डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ठीक है। तो ये ऊपर आ गई इक्वेशन नंबर 2 और नीचे आ गई इक्वेशन नंबर 1। तो आपने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब कैंसिलेशन कर लेते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। बाकी हमारे पास क्या बचा, डेल्टा फाई, ये देखो पूरा ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल। तो आपके पास जो ओनली फैक्टर्स बच रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, लेफ्ट पर तो सेम है vs अपॉन vp, राइट साइड पर क्या बचेगा, ns अपॉन np। तो यहां पर लिखे देंगे क्या बच रहा है, vs ओवर vp विल बी इक्वल टू ns ओवर np। ये जनाब हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन, बन गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट। 4 फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं, vs vp ns np। जहां जहां ss है वो सेकेंडरी के हैं, जहां जहां pp है वो प्राइमरी के हैं। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, यहां से आपको एक बात और मैं आपको बताता चलूं, वो क्या है, देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। हम यहां पर एक कंडीशन बनाते हैं, क्या, इफ भाई ns का मतलब क्या था, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, और np का मतलब क्या है, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स। तो एक कंडीशन बना लेते हैं, इफ ns इज ग्रेटर देन np, देन क्या होना चाहिए, देन व्हाट, अगर सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो और प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कम हो तो क्या होगा। तो देखिए थोड़ी मैथमेटिक्स देखिएगा, अगर इसकी वैल्यू से ग्रेटर है, मतलब यहां पर आप इमेजिन कर लें, थोड़ा सा इमेजिन करके वैल्यूज को बता देता हूं भाई। लेट्स सपोज अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं 100 और प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं 50, तो जब मैं vs कैलकुलेट करने लगूंगा तो क्या होगा, देखो ns को np से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर बचेगा, 2, 100 डिवाइडेड बाय 50 क्या बचेगा, 2, और ये vp डिवाइड से आ जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो देखो क्या बनेगा, 2vp, यानी कि ट्वाइस ऑफ द vp। तो ट्वाइस ऑफ द vp कौन बना, vs। इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज से डबल हो गया, ट्वाइस हो गया। एक वर्बल कैलकुलेशन कर लिया मैंने, ये लिख के नहीं किया, वर्बल कैलकुलेशन। चाहो तो दोबारा पीछे करके देख लेना, या मैं रिपीट कर देता हूं। देखो इमेजिन करो ये 100 है, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स 100 है और प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स 50 है। तो अगर मैं यहां पर 100 को 50 से डिवाइड करूं, आंसर क्या बचेगा, 2, यानी कि यहां पर बचा 2 और vp डिवाइड से आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या बनेगा, 2vp, और 2vp को क्या बोलेंगे हम, ट्वाइस ऑफ द वोल्टेज इन द प्राइमरी, ट्वाइस यानी कि 2 गुना ज्यादा, और वो 2 गुना ज्यादा किसका होगा, सेकेंडरी का होगा। यहां से हमें एक बात पता चली कि अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो प्राइमरी से, तो सेकेंडरी का ही वोल्टेज ज्यादा होगा प्राइमरी से। बहुत आसान सी बात है, ठीक है। तो इससे हमें बात और पता चलती है जिस कॉइल में आप चाहते हैं, यानी कि जिस कॉइल में क्या हमें तो चाहिए होता है सेकेंडरी कॉइल में, सिंपल सी बात है, तो ये यूं बात कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेजेस ज्यादा मिले,
तो आप सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से हमेशा ज्यादा रखेंगे। तो जिस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे वहीं पर वोल्टेज ज्यादा होगा, जिस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे वोल्टेज वहां पर कम होगा। खत्म बात। ये एक लॉजिक है ट्रांसफार्मर की, आपने याद रखनी है। तो अब इसको कंप्लीट करें। इफ ns इज ग्रेटर देन np देन vs यानी कि सेकेंडरी का जो वोल्टेज होगा वो ग्रेटर होगा प्राइमरी से। खत्म बात। और ऐसे ट्रांसफार्मर को पता है क्या बोलते हैं? ऐसे ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप क्यों? क्योंकि भाई ये वाला ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? वोल्टेजेस को बढ़ा रहा है। देखो इसका मतलब क्या है? प्राइमरी को आपने कम वोल्टेज दिया और सेकेंडरी में वोल्टेज आपको ज्यादा मिले। और ये कब हुआ? जब प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। तो देखो डायग्राम में इत्तेफाक से ऐसे ही बना हुआ है। ये देखो काउंट करोगे अगर आप 1 2 3 4, आपको 4 प्राइमरी के टर्न्स नजर आ रहे हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 आपको सेकेंडरी में नजर आ रहे हैं। ऐसा है ना? तो मैं कहूंगा इस ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगा और प्राइमरी वोल्टेज कम होगा। तो अगर आपको सेकेंडरी कॉइल में यानी कि आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा मिल रहा हो, ऐसे ट्रांसफार्मर को कहते हैं स्टेप अप, क्योंकि उसने कम वोल्टेजेस को बढ़ा कर दिया। और अगर इसको उल्टा कर दें, लेट्स सपोज 8 यहां पर होते, 4 वहां पर होते, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम होते, तो आप इनपुट ज्यादा देते और आउटपुट आपको कम मिलता। और ऐसे ट्रांसफार्मर को हम कह देते हैं स्टेप डाउन। कोई मुश्किल बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। स्टेप अप यानी कि बढ़ा देने वाला ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन यानी कि कम कर देने वाला ट्रांसफार्मर। और ये लॉजिक कहां से आएगी? ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा यहां से। अगर ये ज्यादा इससे तो ये ज्यादा इससे। सच अ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड, पहले कंप्लीट कर देता हूं। सच ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है जनाब। और इसी कंडीशन को उल्टा कर देते हैं, और वो उल्टा करके मैं यहां पर लिख देता हूं जब तक आप इसको नोट कर लें। इसी बात को स्टेप डाउन के लिए लिखते हैं। क्या? इफ np इज ग्रेटर देन ns, अगर प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो सेकेंडरी से, तो क्या होगा? तो प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा होगा और सेकेंडरी का वोल्टेज कम होगा। यानी कि प्राइमरी को आपने ज्यादा वोल्टेज दिए और सेकेंडरी में आपको कम मिले, यानी कि उसने वोल्टेजेस को डाउन कर दिया। सो दिस विल बी कॉल्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो देन Vp will be greater than Vs, and such transformer is called, and such transformer is called, क्या कहेंगे भाई? ये वाला था स्टेप अप, बढ़ा देने वाला। दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास ट्रांसफार्मर दो किस्म के होते हैं। एक होता है वोल्टेज को बढ़ाने वाला और एक होता है वोल्टेज को कम करने वाला। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा, तो आपको यहां पर वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, ट्रांसफार्मर कहलाएगा स्टेप अप, बढ़ा कर देना आपको। और अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम, प्राइमरी से कम, तो आपको यहां पर वोल्टेजेस कम मिलेंगे, यानी कि आपने ज्यादा दिया और आपको कम मिला। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। हमारे पास प्रैक्टिकली दोनों ट्रांसफार्मर मौजूद होते हैं। मतलब ये कि जहां पर पावर स्टेशन के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो काफी दूर होता है हमारे घरों से ना, हमारे आसपास के एरियाज में नहीं होते, बहुत दूर लगे होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर होता है। तो वहां पर पावर स्टेशन पर जो बिजली बनती है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो कम होती है। उसको फिर लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर लेकर जाना पड़ता है, बहुत दूर तक, आपके घरों तक पहुंचाना है, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस आ जाता है ना। तो वहां पर पावर स्टेशन पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। वो क्या करता है? उस कम बिजली को, कम वोल्टेजेस को थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर देता है, थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेजेस में कन्वर्ट करके फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ट्रैवल करके आता है, फिर आपके जो है वो करीब वाले पावर स्टेशन तक होता है। वहां पर वो स्टेप डाउन होता है, वो बहुत हाई वोल्टेजेस को 11,000 तकरीबन 11,000 वोल्टेजेस तक डाउन कर देता है। फिर क्या होता है कि आपके जब करीब आता है तो वहां पर एक स्टेप डाउन लगा होता है, वो उन बहुत ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेजेस को 11,000 तक कर देता है। फिर 11,000 से भी आपके घरों तक पहुंचने से पहले, जो मैंने आपको कहा था
आपकी स्ट्रीट के कॉर्नर पर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसका काम होता है कि उन 11,000 वोल्टेजेस को मजीद डिक्रीज करके वो आपको पहुंचाता है 220 या 240 वोल्टेजेस तक। यानी कि आपके घरों में जो वोल्टेजेस आते हैं वो कौन से आते हैं, 220। तो वो जो 11,000 वोल्टेजेस को कम कर दिया आपके घरों के बाहर लगे हुए ट्रांसफार्मर में, तो वो ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर मजीद जब 220 वोल्टेजेस आपके घर में आ जाते हैं, तो आपके घर में बहुत सारी अप्लायंसेस ऐसी होती हैं जिनको 220 नहीं चाहिए होता, उनको चाहिए होता है कम। जैसे आपकी डोरबेल 220 पे काम नहीं करती, उसको कम चाहिए होता है, उसको तकरीबन 9 वोल्ट चाहिए होते हैं, 9 वोल्ट। कहां 220, कहां 9 वोल्ट। अब क्या करें, तो उस बेल के अंदर एक सर्किट के अंदर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, वो मजीद उस 220 वोल्टेजेस को 9 वोल्ट तक ड्रॉप करता है, कम करता है। इसका मतलब उस बेल के सर्किट में भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आपके घर में भी बहुत सारी डिवाइसेस होती है जो 220 पे काम नहीं करती, बहुत कम वोल्टेजेस पे काम करती है। तो हर उन डिवाइस के सर्किट्स में छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं। जैसे रेडियो के अंदर भी आपके ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो भी 9 वोल्ट के ऊपर काम कर रहा होता है रेडियो पे तकरीबन। तो हमारे पास दोनों किस्म के काम हो रहे होते हैं, कहां स्टेप अप, फिर कहां स्टेप डाउन। तो ये कहानी हमारे पास डिफरेंट जगहों पर ट्रांसफार्मर को यूज करने के लिए। तो आगे चलते हैं, कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। अच्छा, आगे चलने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं। देखो, हमारे पास ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं है प्रैक्टिकली जो 100% एफिशिएंट हो, है ना। पावर लॉसेस हमेशा होते हैं। 100% एफिशिएंट प्रैक्टिकली कोई भी डिवाइस एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा पावर लॉसेस होते हैं। इसका मतलब ट्रांसफार्मर भी हमारे पास 100% एफिशिएंट नहीं होता। लेकिन एक बात बताऊं, ट्रांसफार्मर की प्रैक्टिकल एफिशिएंसी जो है ना, वो तकरीबन 99% तक भी है। 100% नहीं है, लेकिन 99% तक भी होती है। ये बाकी डिवाइसेस के मुकाबले में इसकी एफिशिएंसी बहुत हद तक होती है, ऑलमोस्ट 100% तक होती है, लेकिन फिर भी 100% नहीं होती। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, हम फिजिक्स में जो फॉर्मूला या जो इक्वेशंस बनाते हैं, वो हर चीज को आइडियल कंडीशन पर सोच के बनाते हैं, है ना। हम प्रैक्टिकली को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाते। जैसे कोई मिसाल दे देता हूं आपको, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा क्लास 11 के अंदर, एक टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एक चीज को एज्यूम करते हैं, वो क्या, कि जो बॉल की ट्रेजेक्टरी होगी, उस बॉल की मोशन के दौरान एयर फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन में लिखा होता है फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। अब वैसे अगर प्रैक्टिकली आप किसी चीज को फेंकें, अगर वो प्रोजेक्टाइल मोशन करे, तो वहां पर तो हवा होती है। अब हम प्रैक्टिकली बात अलग करेंगे, और जब हम थ्योरेटिकली बात करते हैं फॉर्मूलाज की, इक्वेशंस की, तो बात अलग होती है। हम आइडियल कंडीशंस को रखते हुए डेरिवेशंस करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। इसी तरीके से हमें ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का या ट्रांसफार्मर का एक और फॉर्मूला चाहिए, जो कि ये एज्यूम करते हुए आएगा कि लेट सपोज द ट्रांसफार्मर इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर। यानी कि जितना पावर आप इनपुट में देंगे, आपको 100% आपको आउटपुट में मिलेगा। देयर विल बी नो लॉस। सच अ ट्रांसफार्मर विल बी कॉल्ड एज आइडियल ट्रांसफार्मर। और ये आइडियल ही है बस, प्रैक्टिकली लॉसेस होते हैं। प्रैक्टिकली इनपुट हमेशा ज्यादा होता है और आउटपुट हमेशा कम होता है, यानी कि लॉस होता है। वोल्टेज की बात नहीं कर रहा मैं, हम वोल्टेज की बात नहीं कर रहे। वोल्टेज को तो बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, वोल्टेज अलग चीज है। मैं बात कर रहा हूं पावर इनपुट, जिससे हम एफिशिएंसी निकालते हैं। सो पावर इनपुट हमेशा ज्यादा होता है प्रैक्टिकली, और पावर आउटपुट हमेशा कम होता है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, इस चीज को नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं मजीद डेरिवेशन की तरफ। तो नोट करने के बाद अब हम चलते हैं इसकी आइडियल कंडीशन की तरफ, यानी कि इसका फॉर्मूला और बनाते हैं। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर, अगर ट्रांसफार्मर आइडियल हो तो इनपुट पावर हमेशा बराबर होगा आउटपुट पावर के। यानी कि यहां पर लिख के दिखा देता हूं, इनपुट पावर will be equal to output power। ठीक है, लेकिन किसके लिए, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। जितना इनपुट को आप पावर देंगे, उतना ही आपको पावर आउटपुट मिलेगा आइडियल कंडीशन में। और सर यहाँ पर वर्ड, यहाँ पर देखो, अब मुझे इक्वेशन फॉर्मूला पुट करना है ना। इनपुट और आउटपुट तो वर्ड्स हैं खाली ना। यहाँ पर जो फिजिक्स की जो फिजिकल क्वांटिटी आ रही है वो कौन है, पावर। और पावर भी कौन सा वाला, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, जल्दी भूल जाते हैं स्टूडेंट्स ना, वैसे पढ़ते नहीं, रिवाइज नहीं कर रहे होते तो भूल जाते हैं, फिर दोबारा देखना पड़ता है बुक्स में से। बहुत कम को याद रहता है जो पढ़ते रहते हैं ना, और जो नहीं पढ़ रहे होते हैं वो भूल जाते हैं, फिर देखना पड़ता है हाँ यार पावर का फॉर्मूला क्या है। जब तक टीचर नहीं बताते तब तक याद ही नहीं आता।
या देखने ले जब तक याद ही नहीं आता। ये इस वजह से होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते ज्यादा या भूल जाते हैं। खैर, पावर का फॉर्मूला, और कौन सा पावर, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल फैक्टर्स आएंगे ना, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, जैसे इलेक्ट्रिक वोल्टेजेस हैं, तो इलेक्ट्रिक पावर होगा। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू वी आई, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पावर का फॉर्मूला वी इंटू आई, तो ये भी तो पावर है, तो इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, वी इंटू आई। तो भाई वी आई और वी आई, लेकिन इनपुट का मतलब कौन है, प्राइमरी, और प्राइमरी के लिए आप वी के साथ पी लगाएंगे और आई के साथ पी लगाएंगे। आउटपुट, आउटपुट का मतलब कौन है, सेकेंडरी, तो वी के साथ एस लगाएंगे और आई के साथ भी एस लगाएंगे। तो वीपी आईपी ये किसके लिए, इनपुट पावर के लिए, और वीएस आईएस ये किसके लिए, आउटपुट पावर के लिए। अब कहां भी करते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले वीएस अपॉन वीपी इज इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी, रेशो का फॉर्मूला निकाला था ना, इसी तरीके से हम यहां पर भी फॉर्मूला निकालेंगे रेशियोज का। वोल्टेज को एक तरफ करते हैं और करंट्स को एक तरफ करते हैं, तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, वीएस अपॉन वीपी विल बी इक्वल टू आईपी अपॉन आईएस। ये देखिए बन गया फॉर्मूला। यहां पर वीपी मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर डिवाइड करेगा, वीएस अपॉन वीपी, ये देखिए वीएस अपॉन वीपी, और यहां पर आईएस मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पर आके डिवाइड करेगा, तो आईपी अपॉन आईएस, ठीक है ना। तो वीएस अपॉन वीपी विल बी इक्वल टू आईपी अपॉन आईएस। और यहां पर एक बात नोट करें, जैसे वहां पर हमने पढ़ा था कि वीएस अपॉन वीपी इज इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी, ये पढ़ा था ना भाई, एसएस ऊपर थे और पीपी नीचे थे, सॉरी ये पी था, पीपी नीचे थे, यानी कि सेकेंडरी के साथ डायरेक्ट रिलेशन था, प्राइमरी का प्राइमरी के साथ डायरेक्ट रिलेशन था। यहां पर उल्टा है, करंट और वोल्टेज का ट्रांसफार्मर में रिलेशन उल्टा है, याद रखिए का इनवर्स रिलेशन है। यहां पर ओम्स लॉ में नहीं होता, हमने पढ़ा ना ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था, वोल्टेज को बढ़ाने से करंट भी बढ़ जाता है, वोल्टेज को कम करने से करंट भी कम हो जाता है, ओम्स लॉ। यहां पर नहीं हो रहा है ऐसा, ये देखो सेकेंडरी का वोल्टेज, सेकेंडरी का करंट, ये दोनों आपस में एक दूसरे के आ गए इनवर्सली। इसका मतलब अगर सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होगा तो सेकेंडरी करंट कम हो जाएगा, याद रखिएगा। प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा होगा तो प्राइमरी का करंट कम हो जाएगा। यहां से आपको ये बात पता चलती है कि VS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IS, यानी कि करंट और वोल्टेज इसका आपस में कौन सा रिलेशन आ गया, इनवर्स रिलेशन आ गया, यानी कि यहां पर ओम्स लॉ ओबे नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता, देखो आइडियल कंडीशन में ना ये पावर इज इक्वल टू ये वाला पावर, यानी कि पावर रिमेन्स कांस्टेंट, जितना पावर दिया उतना ही पावर आपको मिल गया, पावर में कोई तब्दीली नहीं आई, पावर में कोई चेंज नहीं आया। और ऐसा जब भी होगा ना, ये देखो ऐसा जब भी होगा ना, लेट्स सपोज अगर मैं ओम्स लॉ को ओबे कर देता हूं, लेट्स सपोज ओम्स लॉ को ओबे कर लेते हैं, अगर आपने सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ाया तो सेकेंडरी का करंट बढ़ गया, यानी कि अगर सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है प्राइमरी का वोल्टेज कम हो जाएगा, ऐसा है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा तो एक ही का वोल्टेज ज्यादा होता है, तो अगर सेकेंडरी का ज्यादा तो ऑब्वियस बात है प्राइमरी का कम होगा। और अगर सेकेंडरी का वोल्टेज, मैं ओम्स लॉ की बात कर रहा हूं, लेट्स सपोज अगर ओम्स लॉ होता तो सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा तो सेकेंडरी का करंट भी ज्यादा होता, इसका वोल्टेज कम तो प्राइमरी का करंट भी कम, तो ये तो चेंज हो गया ना। इसका मतलब ये वाला पावर ज्यादा हो गया और ये वाला पावर कम हो गया कलेक्टिवली। अगर ये भी ज्यादा ये भी ज्यादा तो पावर ज्यादा सेकेंडरी का, अगर ये कम इसका मतलब प्राइमरी का पावर कम, तो कांस्टेंट तो नहीं, आपने कम का पावर दिया और आपको ज्यादा पावर मिल गया, जबकि आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर में कोई चेंज नहीं आता। इसी वजह से यहां पर कंडीशन ये होती है कि अगर सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी का वोल्टेज कम, ये तो फिक्स है कि प्राइमरी का कम होगा तो वोल्टेज सेकेंडरी का ज्यादा होगा, अगर प्राइमरी का ज्यादा होगा तो सेकेंडरी का कम होगा, यानी कि इन दोनों वोल्टेजेस में से एक लाजमी ज्यादा होगा और दूसरा कम होगा। यही तो ट्रांसफार्मर है। अगर वोल्टेजेस को सेम रख दिया, आपने 100 वोल्ट्स दिए, आपको 100 वोल्ट्स मिल गए, ट्रांसफार्मर का मकसद तबाह, ट्रांसफार्मर का काम ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों वोल्टेजेस में से एक हमेशा ज्यादा होगा, दूसरा हमेशा कम होगा। ये बात आप फिक्स कर लें ध्यान में, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ट्रांसफार्मर में इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज कैन नॉट बी इक्वल, कैन नॉट बी सेम, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये वाला ज्यादा है तो ये वाला कम होगा। अब इस वाले ज्यादा होने के लिए इस वाली साइड का कम होना जरूरी है, तो इसका करंट कम होगा तो ये वाला करंट ज्यादा होगा। तो अब आप नोट करें,
कि ये ज्यादा तो ये कम, तो ये कम तो ये ज्यादा, हेंस प्रूफ, यानी कि एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज ज्यादा हो रही है। तो इस कंडीशन के अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड बिल्कुल बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। इनपुट पावर बराबर होगा आउटपुट पावर के, इसका ये कम तो ये ज्यादा, इसका ये ज्यादा तो ये कम। तो भाई आइडियल ट्रांसफार्मर की इस कंडीशन को प्रूव होने के लिए याद रखिएगा वोल्टेज और करंट आपस में हमेशा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां पर ओम्स लॉ ओबे नहीं होता, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, इसको नोट करें जब तक। अब चलते हैं हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के फॉर्मूले की तरफ। अच्छा ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के फॉर्मूले की जरूरत है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि प्रैक्टिकली 100% एफिशिएंट नहीं होता, तो हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है। और एफिशिएंसी का जनरल फॉर्मूला होता है भाई, आप हमेशा आउटपुट को डिवाइड करते हैं इनपुट से। किस आउटपुट को, पावर को। तो अगर हम ट्रांसफार्मर के आउटपुट पावर को ट्रांसफार्मर के इनपुट पावर से डिवाइड कर दें तो आपको इस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज, हाँ भाई एफिशिएंसी का फॉर्मूला ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। ये बन गया हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला जो हमारे पास होता भी है। हम हमेशा आउटपुट को डिवाइड करते हैं इनपुट से। तो आउटपुट क्या, ट्रांसफार्मर के आउटपुट पावर को डिवाइड कर दो ट्रांसफार्मर के इनपुट पावर से, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपको एफिशिएंसी परसेंटेज के अंदर मिल जाएगी कि ये ट्रांसफार्मर कितना परसेंट एफिशिएंट है। तो अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, जाहिर सी बात है एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट ही जब आएगा जब आप प्रैक्टिकली बात करेंगे ना, तो प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को इससे कैलकुलेट करेंगे। और अगर वो आइडियल ट्रांसफार्मर है तो एफिशिएंसी की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट बोलेंगे 100% है। ऑब्वियसली बात है, अगर आइडियल है तो जितना इनपुट उतना ही आउटपुट, कोई लॉस नहीं है, और जब लॉस नहीं है तो इसका मतलब वो 100% एफिशिएंट है। लॉसेस की बात करते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ लॉसेस होते हैं। इनपुट हमेशा ज्यादा होता है पावर, और आउटपुट हमेशा प्रैक्टिकली कम होता है। वो कम क्यों होता है, यहाँ पर कुछ लॉसेस हैं, जैसे कि हमारे पास एक होता है एडी करंट और एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो जिस फ्रेम पर आपने इस वायर को लिपेटा हुआ है, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है, ठीक है ना, आयरन का बना हुआ है, कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर सकता है ना। अब देखो इस कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, इस कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है, ये बार बार अपना मैग्नीट्यूड चेंज करता है, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, है ना अल्टरनेटिंग करंट। तो इस कॉइल के करंट के बार बार चेंज होने की वजह से ये जो सॉफ्ट आयरन है इसका खुद का फ्लक्स भी चेंज होता है। इसका मतलब आप नोट करिएगा, अब यहां पर फ्लक्स चेंज हो रहे हैं 3। एक फ्लक्स चेंज हो रहा है सेकेंडरी कॉइल का, मतलब आप नोट करिएगा इस प्राइमरी कॉइल के करंट के चेंज होने की वजह से 3 जगह पर करंट इंड्यूस हो रहा है, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। कौन कौन सा, इस प्राइमरी कॉइल के करंट की चेंज होने की वजह से खुद प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, नंबर 1। इस प्राइमरी कॉइल के करंट चेंज होने की वजह से सेकेंडरी में करंट इंड्यूस हो रहा है, नंबर 2। और इस प्राइमरी कॉइल के करंट चेंज होने की वजह से जिस पर ये लिपेटा हुआ है सॉफ्ट आयरन, इस पर भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से करंट पैदा हो जाता है। इसको कहते हैं हम अनवांटेड करंट, अननेसेसरी करंट, मतलब हमें ये चाहिए नहीं होता। तो अब इस प्राइमरी कॉइल के करंट के बार बार चेंज होने की वजह से इस कोर पर सॉफ्ट आयरन पर एक बिन मांगा, बिना बुलाया हुआ मेहमान जिसको हम कहते हैं, वो आ जाता है। वो उस करंट को हम कहते हैं एडी करंट, समझ रहे हैं। और ये करंट हमारे किसी काम का नहीं होता, ये करंट खामखा में इस सॉफ्ट आयरन के कोर में फ्लो करते करते इस सॉफ्ट आयरन को गर्म कर देता है। जाहिर सी बात है, करंट फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस होती है तो वो हीट अप करता है ना। तो यहां पर इस सॉफ्ट आयरन पर एक मतलब बेकार सा एक अनवांटेड करंट आ जाता है, जिसको हम कहते हैं एडी करंट, EDDY, एडी करंट। और इस एडी करंट को कम से कम करने के लिए, खत्म नहीं कर सकते, कम से कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो सॉफ्ट आयरन का कोर होता है ना, ये हमेशा लैमिनेशन की फॉर्म में होता है। जैसे भी आपको एक ठोस नजर आ रहा है, ये पूरा, इसमें कोई गैप नहीं, आपको ऐसा नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा एक पीस है, ये पूरा का पूरा एक पीस है, नहीं ऐसा नहीं होता, ये लैमिनेशन की फॉर्म में होता है। ये देखो मैं कोशिश करता हूं आगे दिखाने की, ये लैमिनेशन की फॉर्म में होता है, देखें ये कुछ इस तरीके से होता है, इसके कुछ पीसेस होते हैं,
कोशिश करो बनाने की। ये इस तरीके से होता है, ये देखें। अब आपको नजर आ रहा होगा कि बकायदा पीसेस में, जैसे आपको नजर आ रहा होगा एक लैमिनेशन ये है, फिर इसके पीछे रखा हुआ है, फिर इसका स्लाइस पीछे रखा हुआ है, फिर उसका स्लाइस पीछे रखा हुआ है, मतलब ये स्लाइसेस की फॉर्म में होता है। जैसे कॉपी के पेजेस होते हैं ना, स्लाइसेस की फॉर्म होता है, एक पेज दूसरा पेज स्लाइसेस की फॉर्म है, और इन स्लाइसेस के बीच में गैप होता है, ये आपस में मिक्स नहीं होते, ये आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं होते, गैप में होते हैं, तो इसको हम कहते हैं लैमिनेशन की फॉर्म है। और ये लैमिनेशन की फॉर्म में रखने का मकसद पता है क्या होता है? ये इस पैदा होने वाले एडी करंट को कम से कम कर देता है। अगर ये लैमिनेशन की फॉर्म में ना हो, ये टुकड़ों, ये स्लाइसेस की फॉर्म में ना हो, तो एडी करंट ज्यादा पैदा होता है, ज्यादा फ्लो करता है। एडी करंट ऐसे 2 डायमेंशन भी फ्लो करता है और 3 डायमेंशन अंदर की तरफ, ये देखो ऐसे भी फ्लो कर सकता है, और ऐसे अगर ये लैमिनेशन नहीं होता, अगर फिक्स ठोस की फॉर्म में होता तो ये करंट ऐसे भी जा रहा होता, और ये करंट अंदर की तरफ भी जा रहा होता, बाहर की तरफ भी जा रहा होता, इसका मतलब करंट का इफेक्ट बढ़ जाता। तो करंट के इफेक्ट को, एडी करंट को कम से कम करने के लिए वी यूज लैमिनेटेड कॉइल, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, लैमिनेटेड पीसेस की फॉर्म में, स्लाइसेस की फॉर्म में, जिस तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की, ये इस तरीके से होता है, लैमिनेशन की फॉर्म में होता है। यहां पर भी बना देता हूं ना ये, ताकि जब नजर आए, फील आए तो पूरा फील आ जाए, ठीक है। तो लैमिनेशन की फॉर्म में इस तरीके से ही होता है। देन अच्छा, पहला लॉस मैंने आपको बताया कि प्राइमरी कॉइल में बार बार करंट के चेंज होने की वजह से खुद इस सॉफ्ट आयरन कोर पर भी एक करंट पैदा हो जाता है जो हमें जरूरत नहीं पड़ती, अनवांटेड करंट होता है, इसको हम कहते हैं एडी करंट, जो सिर्फ और सिर्फ लॉस है, सिर्फ और सिर्फ लॉस। खत्म नहीं कर सकते, कम से कम कर सकते हैं, और कम से कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लैमिनेटेड कोर, लैमिनेशन यूज करते हैं। देन दूसरा जो करंट, दूसरा जो लॉस होता है उसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। अच्छा, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है? देखो जिस कोर पर ये बना हुआ है, वायर बना हुआ है, इसका करंट बार बार चेंज हो रहा है। अच्छा, बार बार चेंज होने की वजह से क्या, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर कम होगा कम होगा कम होगा, फिर खत्म होगा। मैग्नीट्यूड ऐसे ही चेंज होता है ना करंट का, 0 से बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, मैक्सिमम पे आके फिर डिक्रीज होता 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 फिर 0 हो जाता है। तो जब इस कॉइल में करंट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज की तरफ जाएगा, तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ये जो सॉफ्ट आयरन है ना, ये मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से तो गुजर रही है, यही तो अलाउ कर रहा है, इसकी परमेबिलिटी है, तो ही तो ये अलाउ कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहां से वहां तक पहुंचाने के लिए। कौन? सॉफ्ट आयरन, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेटाइज भी होता है और डीमैग्नेटाइज भी होता है, जब इसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट आयरन। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, प्राइमरी कॉइल में जब करंट 0 से बढ़ रहा होगा तो ये सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज होना स्टार्ट होगा, फिर जैसे करंट मैक्सिमम से 0 की तरफ डिक्रीज होगा तो ये सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज से डीमैग्नेटाइज की तरफ जाएगा, फिर 0 से बढ़ेगा तो फिर वो रीमैग्नेटाइज होगा। इसका मतलब इस प्राइमरी कॉइल के करंट के बार बार चेंज होने की वजह से सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है, फिर रीमैग्नेटाइज होता है, फिर डीमैग्नेटाइज होता है, यानी कि बार बार इस सॉफ्ट आयरन का मैग्नेटाइज हो जाना, फिर डीमैग्नेटाइज हो जाना, फिर रीमैग्नेटाइज हो जाना, और ये भी एक हमारे पास लॉस होता है जिसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। और इस हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए, खत्म नहीं कर सकते, कम से कम करने के लिए हम सबसे कम वैल्यू वाला मटेरियल यूज करते हैं, और उस मटेरियल को हम कहते हैं सॉफ्ट आयरन। तो यहां पर सॉफ्ट आयरन के ये कुछ मल्टीपल रीजन से यूज करने के, ठीक है। तो जनाब, एडी करंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? लैमिनेशन को यूज करते हैं, लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं, और हिस्टैरिसीस लॉस को कम से कम करने के लिए हम यूज करते हैं जिसकी वैल्यू कम से कम हो, लॉस की वैल्यू, हिस्टैरिसीस वैल्यू कम हो, उसको हम कौन सा क्या बोलते हैं? सॉफ्ट आयरन के तौर पर यूज, सॉफ्ट आयरन को इसके तौर पर यूज किया जाता है। तो ये था हमारे पास एक्चुअली ट्रांसफार्मर का कंप्लीट टॉपिक, ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर की डायग्राम शुरू से बनाइए अभी तक बनी रही, ताकि हर चीज इसमें से डिस्कस करें। ट्रांसफार्मर का डायग्राम, इसका वर्किंग, इसकी कंस्ट्रक्शन, डेरिवेशन, 3 फॉर्मूला पढ़े, एक पढ़ा VS अपॉन VP का NS अपॉन NP के साथ, और एक पढ़ा VS अपॉन VP का IP अपॉन IS के साथ, और फिर इन दी एंड हम लोगों ने पढ़ा क्या? एफिशिएंसी का फॉर्मूला, और फिर हमने कुछ लॉसेस जो उसके होते हैं उनको डिस्कस किया, और उन लॉसेस का जो कमी कर सकते हैं, रिमूवल तो नहीं हो सकता उसका, कम से कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसको हमने डिस्कस किया। तो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रांसफार्मर।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ट्रांसफार्मर समझ आ गया होगा, ट्रांसफार्मर का काम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैंने समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। और आज जो है इन दी एंड में ये बताऊँ कि माइक यूज़ नहीं करना मैं, डायरेक्ट वॉइस आ रही होगी, हो सकता है आप लोग कमेंट्स में कहें कि सर आपकी आज की वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं थी। मैंने असल में इंतज़ार नहीं किया, आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे थे वीडियो अपलोड करने के लिए। एक्चुअली आपको पता है कि मैं अब्रॉड चला गया हूँ, तो मैं अपना सारा सामान, स्टैंड वगैरह, माइक वगैरह, हर चीज़ जो है वहाँ लेके चला गया था अपने साथ। अभी कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान आया हूँ, तो मैं वो चीज़ें लेकर नहीं आया था अपने साथ ना, माइक वगैरह, पूरा सिस्टम वगैरह। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से बोर्ड अभी जो है खरीदा और इसको एक जगह पे फिक्स किया। अभी मैं अपने घर पर नहीं हूँ, किसी और जगह पर जो है वो मैंने ये सारा सेटअप किया है, बोर्ड लगाया, देन स्टैंड मैंने परचेज किया। माइक अवेलेबल नहीं था, वरना ये कि माइक भी मैं लेकर बना रहा होता। तो माइक के ना होने के पीछे रीज़न कुछ ये है, तो मैंने कहा कि वेट करने से अच्छा है, अभी पता नहीं कितना दिन और मैं पाकिस्तान में हूँ, कब मैं जाऊँगा वहाँ पर वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा बाहर जर्मनी। तो मैंने सोचा कि फिलहाल ऐसे ही बना देते हैं, ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ी सी कोशिश करके बस वीडियो को सुन लिएगा, करीब करके कान या हैंड फ्री लगा के सुन लिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ऑडिबल होगा मैं ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही होगी, लेकिन ये है कि आवाज आ रही होगी, सही होगा, काम चल जाएगा। जरूरी ये था कि वीडियो अपलोड कर दूं, वरना ये कि बहुत ज्यादा गैप आ जाता है। ठीक है, खैर अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।